बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। हर रोज़ नया रोज़ है, हर दिन नया दिन है, हर रोज़ एक नई ख़बर है। कल अलबत्ता एक बहुत अहम केस है जो कि इस्लामाबाद में इशारा दस्तूर पे सुना जाएगा और ये नैब तरामीम केस है जिसमें कि कल इमरान खान साहब एक मरतबा फिर जो है वो हाजिर होंगे, पेश होंगे, ऑनलाइन पेश होंगे। ये दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन बहरहाल कल इस मामले के ऊपर जो है वो अहम समाअत जो है वो होगी। इसी के साथ साथ आज भी एक समाअत हुई, वो इद्दत केस था जो कि इद्दत में निकाह केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़। और खावर मानिका साहब जो कि बुशरा बीबी साहिबा के साबिक शौहर हैं, वो दरख्वास्त गुजार है इसके अंदर। इस केस के जो जज थे, कहा यह जा रहा था कि आज कोई फ़ैसला हो जाएगा और होना भी था, लेकिन जज साहब जो थे उन्होंने उन पे एतराज़ किया खावर मानिका साहब ने और उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया। उन्होंने कहा जी कि मैं इस मामले को हाई कोर्ट को भेजता हूँ, उसके लिए कोई और जज जो है वो मुकर्रर किया जाए। ये क्यों हुआ, ये होना चाहिए था, ये हो सकता था, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही नाखुशगवार वाक़या ये पेश आया कि इसकी समाअत के दौरान खावर मानिका साहब के ऊपर पहले बोतलें फेंकी गई, जो हमें अहवाल बताया गया है हाई कोर्ट के अंदर, और काफ़ी उसके अंदर जो है वो मामला अदालत के अंदर ख़राब हुआ। उसके बाद वो बाहर आए, उनके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की गई और कहा गया कि मुबैना तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लॉयर थे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने जस्टिफाई भी किया, रऊफ़ हसन साहब ने भी जस्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये चूँकि नाजेबा गुफ्तगू हो रही थी, लिहाजा इस मामले के ऊपर जो है वो लोगों ने मुश्तिल हुए हैं, जो भी मामला था वो उन्होंने उसको जस्टिफाई किया। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि ये फ़ैसला अब नहीं हो सका और इस मामले के ऊपर जो रिहाई कहा जा रहा था इमरान खान साहब की, वो मुमकिन थी या नहीं थी, वो अब जो है ये मामला लटक गया है। क्या अदालतों के माहौल के हवाले से, चूँकि ऑलरेडी तौहीन अदालत की बात हो रही है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, ये जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर भी तौहीन अदालत होगी या नहीं होगी, और ये जो केस है इमरान खान साहब पे, इसकी जो इंटेंशंस है उसके ऊपर भी बात हो सकती है, मेरिट्स के ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन अब ये मामला लटक गया है। इसी तरह से अगर आप देखें कि एक ट्वीट का मामला चल रहा था, इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट 1971 के वाक़यात के ऊपर था। उन्होंने मुजीबुर रहमान का और जनरल याहिया का कंपैरिजन पेश किया था, मौजूदा अस्करी क़यादत पे तनकीद की थी और फिर कुछ घंटों के बाद जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने उसकी तरदीद कर दी और उसके बाद रऊफ़ हसन साहब ने आज भी उसके ऊपर बात की है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उससे अपनी पोजीशन से पीछे हट रही है और वो पीछे हटने के साथ साथ जो है वो जो बयानिया है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सस्टेन कर पाएगी, ये एक बहुत अहम सवाल है। वो जो बयानिया इमरान खान साहब दे रहे हैं, क्या उसका बोझ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा पाएगी, ये एक बहुत अहम सवाल है। आज रऊफ़ हसन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो क्या फरमा रहे हैं, वो ज़रा सुनिएगा। स्ट्रैटेजी है पावर विल्डर्स की, वो ये है कि इन केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आए, ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भौंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सके। अगर साइफर के केस में वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो फिर भी खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा। इसमें कहीं इंसाफ नज़र नहीं आता। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में कहीं भी फौज के बारे में कोई गलत बात नहीं कही गई, बल्कि कई जगहों के ऊपर कहा गया है कि फौज बहुत बहादुरी से लड़ी। इसी के साथ साथ एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि आज मेहदी हसन साहब जो कि एक बड़े वेल नोन इंटरनेशनल एंकर हैं, उनको इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने और इंटरव्यू ये है कि उन्होंने सवालात भेजे और उसके जवाबात इमरान खान साहब ने यहाँ से लिख के भेजे हैं। उस इंटरव्यू में पर्टिनेंट क्वेश्चन किया गया था कि वो क्या समझते हैं कि वो ज़िम्मेदार कौन है, जनरल बाजवा ज़िम्मेदार हैं उनकी मुश्किलात के, अमेरिका ज़िम्मेदार है या कोई और। इसके जवाब में इमरान खान साहब ने अमेरिका को ज़िम्मेदार करार नहीं दिया, ये कहा है कि उनकी तमाम मुश्किलात के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जनरल बाजवा हैं। तो इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये क्यों है। अलबत्ता ये जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट का होना, उनके इंटरव्यूज़ का दिया जाना, उनके कॉलम छपना, उनके अखबार मुख्तलिफ अखबारात के अंदर उनके जो मकाले हैं उनका तहरीर होना, ये एक सवाल की सूरत में अब नुमाया होता चला जा रहा है। और आज शर्जील मेमन साहब जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सवाल उठाया। वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा।
पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। ट्विटर अकाउंट उनका पर्सनल ट्वीट होता है, 24 घंटे तक कोई तरदीद, कोई मुज़म्मत नहीं होती। क्या ये ऐसा ही है और ये सहूलतकारी हो रही है जो कि उनका कहना है? तो ये कौन कर रहा है, इसके मकासद क्या हैं? एक दफ़ा फिर डील की बातें हो रही हैं। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। जनाब हसन पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तैमूर सलीम झगड़ा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, और मोहतरमा पलविशा खान साहिबा, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पलविशा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इसी से बात शुरू कर लेते हैं। ये जो ट्विटर हैंडल की बात है, चूँकि आपकी जमात ने की है, आपको क्या लगता है? ये इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं मगर ऐसा तो नहीं है कि कुछ कहने पे, बयान देने पे, कुछ लिखने पे पाबंदी लग जाए। क्या ये अनयूजुअल बात है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़र आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आसमा। दरअसल बात यह है कि इन मरहलों से जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और लीडरान जो इस वक्त हैं मैदान में, वो गुजरे हैं। और देखा जाए तो इस किस्म की सहूलतें जो हैं आर्टिकल लिख देने या इंटरव्यू देने, वो अमूमन जो है मैसर नहीं होती। अब चूंकि ये इमरान खान साहब का मुकदमा जो है वो के मामलात कुछ और हैं उनके, और एक आप देखिए कि जब आती हैं खबरें कि ये कुछ मामला शायद कहीं बातचीत हो रही है, तो उसके फौरन बाद एक जो है इस किस्म की कोई ना कोई जो है बयान आ जाता है, या जैसे आपने जिक्र किया वो शेख मुजीब वाला, जिससे बाद में पीटीआई ने डिस्टेंस किया। तो लिहाजा मुझे तो मामला फिलहाल तो समझने संभलता नजर आता नहीं, और लगता ऐसे ही है कि इनकी जमात और इनके जो लीडर हैं वो इस वक्त इसी मूड में है कि वो इस जहां भी हैं उससे टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे। नहीं, मगर वो टेम्परेचर तो आपकी बात दुरुस्त है, वो तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज रऊफ हसन साहब ने कहा है कि अगर हम तो अपने लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं मगर ये कंट्रोल से बाहर भी हो सकते हैं मामलात। खान साहब पहले ही जून जुलाई की बात कर चुके हैं कि कश्मीर जैसे वाक़यात होंगे। तो फिर ये आपको लगता है कि वाकई ये नहीं सिमट पाएगा और सहूलतकारी का इल्ज़ाम अलग जो है वो आ रहा है? देखिए, मैं तो आपको एक तकाबली जायजा, आपको भी इल्म है मैं आपको अपनी जमात का बता सकती हूँ, बाकी जमातें अपना अपना बताएंगी। जब अंदर आप कस्टडी में होते हैं, हिरासत में होते हैं, तो हालात इतने ऐसे नहीं होते, और अगर इस कदर आप जो है एक तलखी हो बीच में, तो कहाँ ऐसी सहूलतें होती हैं? आप जरदारी साहब को देखिए, मतलब किस किस्म के उनके हालात थे, कहाँ उनको इजाजत थी इस तरह से जो है ऐसे बयानात देने की। और फिर एक थोड़ा सा वो जो रियासत मुखालिफ बयानिया है, वो अमूमन ऐसे समझा जाता है कि जब आप अंदर हैं तो वो थोड़ा सा खुद ही मध्यम होता है। लेकिन इस सूरत हाल में मुझे अफसोस है कि ये बढ़ता जा रहा है, और शायद इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि वो जो है आखिरी कोई ऐसा मार्का लड़ना चाहेंगे कि जहां फिर उसका फैसला कौन कोई नतीजा होगा। और उसमें सच्ची बात है आसमा कि मुझे तो खासी तशवीश है, और मुझे तो नजर नहीं आता अगर मैं एक दायराना निगाह डालूं कि कहीं भी ये मामलात जो हैं उनके, या बिल्कुल ये तशवीशनाक सूरत हाल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तैमूर साहब, अब ये एक मामला है कि रियासत मुखालिफ नैरेटिव है या इल्ज़ाम है इस बात का, और इमरान खान साहब का एक ख़ास वाक़े को बार बार बताना, आपके लीडर्स का बार बार कहना, उस इन्वायरमेंट का बनाना, वाकई किसी ख़तरनाक तरफ आपकी जमात बढ़ रही है और फिर तरदीद भी हो रही है साथ साथ। मेरे ख्याल हालात है ना, और उन हालात में पहल और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के इदारों की, मैंने और आपने लास्ट टाइम बात की थी, आपने कहा था और हमने कह दिया था कि कितना ओपनली अभी हम कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है जो कि उनके डिफाइंड बाउंड्रीज से शायद थोड़ा सा बाहर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है जिनके पास ताकत है। ऑब्वियसली
अगर माहौल को ठंडा किया जाए तो फिर बहुत कुछ जो होता है वो नहीं होगा। और मेरी तो यही तजवीज़ होगी। मेरे ख्याल में पर से 1971 के बारे में बात करना, 1958 के बारे में बात करना, ज़ियाउल हक के दौर के बारे में बात करना, कारगिल के दौर पर किसी भी दौर पर बात करने में कोई हर्ज नहीं। मैं कल परसों देख रहा था यही चीज़ कि हमीदुर रहमान कमीशन पढ़ना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। तकरीबन एट सम पॉइंट और द अदर हर किसी ने कहा है। नजम सेठी साहब मगर मौजूदा चीफ की तस्वीर लगाना, क्या उनका मतलब कोई कसूर आपको नजर आता है कि मौजूदा चीफ का कोई तस्करा हो सकता था? मैं इसलिए आई एम ट्राइंग के अब मसला ये है कि फिलहाल अगर हमें टेम्परेचर कूल डाउन करना है ना, फिर लेट्स गो ऑन द लॉ। मेरी ये ख्यालात होंगे, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक तरफ जाने लग जाएगा। आपने आज के वाक़ये की बात की, मैं वायलेंस को कंडोन नहीं करता, जितनी भी इंस्टिगेशन हुई, लेकिन ये लगता है कि एक फ़ैसला जो कि महफूज था और सुनाया जाना चाहिए था, उससे जज बैक ऑफ हुए। क्यों? 28 मई 1998 एक तारीखी दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए, मुझे याद है, आपको याद होगा, आई थिंक उस वक्त में हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते थे। लेकिन 26 साल बाद क्यों याद आया? एक छुट्टी के तौर पे, जब उसकी जीडीपी में कॉस्ट अप टू $1 बिलियन होगी, जब कोई भी दुनिया में न्यूक्लियर मुल्क ले लें, वो अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट्स के दिन को एक पब्लिक हॉलिडे नहीं करता। कॉमन थॉट क्या है कि इसलिए कि खान साहब के साइफर का केस का फैसला आना था। यही देख लें कि एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस लाहौर हाई कोर्ट में जाता है, जिस दिन उसका फैसला होना होता है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ जाती है जो इलेक्शन एक्ट को तब्दील कर रही है, और जिस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन और उसके आरओस पर इल्जाम है इलेक्शन रिजल्ट्स मैनिपुलेट करने का, और उसका बहुत सा प्रीमा फासे एविडेंस मौजूद है, इलेक्शन कमीशन जजेस अपने हाथ में ले रही है। ठीक, लेकिन तो अदालतें भी जिस तरह से इंसाफ पीटीआई को दे रही हैं, वो भी एक इल्जाम तो लग रहा है। नहीं, इतनी सूरत के ये दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि अदालतें जो हैं वो रिलीफ पे रिलीफ दे, ये तो दबाव भी है और रिलीफ भी है। ये रिलीफ है। हाँ। ये तो मुझे वैसे ये याद आता है कि जब मैं पाकिस्तान से बाहर रहता था ना, तो ये वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीनियंस की इक्वेशन करती है ना, कि देखें वो वहाँ जो है वो हमास वाले ने भी 2 रॉकेट जो है वो इजराइल पे गिराए थे, और फिर वो बैलेंस करने के लिए जैसे कल और परसों स्टेट डिपार्टमेंट और मैक्रॉन और यूके के भी बयानात आए हैं कि राफा में बड़ा गलत हुआ है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा। अभी भी वो मजम्मत किस बात की करते हैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के वारंट्स क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इसी तरह की कंपैरिजन जो है ना वो आज आपके अली अमीन गंडापुर साहब ने भी दी है, मैं उस पर नहीं जाती, मगर जो पाकिस्तान की रियलिटीज़ हैं वो और हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं। हसन पाशा साहब, अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम है, आज खावर मानिका साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो भी मुकदमा चल रहा है, हम उसके मेरिट्स पे नहीं जाते। जो इल्ज़ामात खावर मानिका साहब लगा रहे हैं वो हम नेशनल टीवी पे दोहरा भी नहीं सकते, और ये बातें नहीं होनी चाहिए अदालतों के अंदर जो हो रही हैं, मगर फिर उनके साथ भी हुआ। ये तौहीन अदालत नहीं है कि उनकी प्रेमिसेस के अंदर जो है कोर्ट की इतना कुछ हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है? देखें, और ये वकील साहब ही थे, वैसे आप ये तस्दीक कर दें, साहब जो थे। कोर्ट को रेगुलेट जो है वो कोर्ट ही करती है, जज ने करना होता है। और आपने ये भी देखा हो, कई दफ़ा हेयरिंग्स में आप ही गई होगी और आपने देखा होगा कि चाहे जितना भी अहम नोयत का केस है, वकला एक दूसरे के साथ क्रॉस टॉक नहीं करते, कोई भी बात करनी है वो जज को मुखातब करते हैं। और अगर मानिका साहब, जो कि हमें ख़बरों से ये मिला है कि अगर मानिका साहब जज को मुखातब होकर कोई बात कर रहे हैं, तो फिर जो रिएक्शन है उन पे बोतलें फेंकना या उन पे हुल्लड़बाजी करना वो नामुनासिब है, और वो किसी वकील का या किसी पब्लिक के किसी बंदे का कोई हक नहीं है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के दौरान इस तरह की हरकत करें। इस तरह से कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश ये भी हो सकती है। फिर तशद्दुद भी हुआ, हमने देखा बार बार क्लिप चले मीडिया पे कि उनको बचा के भगा के लेके जा रहे हैं गाड़ी में।
तो ये चीज़ें अपने तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती हैं और अगर कोई कॉग्निजेंस लेना चाहे तो ले सकता है। दूसरी बात, मैं जज साहब की तरफ देखता हूँ, ऑर्डर आपने अनाउंस करना था तो उसमें क्या है, अगर वो आपको पहले भी उसने कहा कि मुझे आप पे एतमाद नहीं और आपने जारी रखा, तो अभी आप क्यों रिक्यूज कर रहे हैं? अभी आपने डिसीजन कह तो रहे हैं उनके ऊपर दबाव हो सकता है, इसीलिए वो उन्होंने। किसका दबाव आप देखें, दो सूरतें हैं। हाँ। क्या खावर मानिका का दबाव था, नंबर 1, उसने शोर मचाया, या उनका दबाव था जो कि शोर ववेला कर रहे थे और हुल्लड़बाजी की और कोर्ट के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब किया? उनका भी दबाव अपनी जगह पे मौजूद है, उससे भी आप निगाह हटा नहीं सकते, वो अपनी जगह पे मौजूद है। अलबत्ता जो ऑलरेडी इल्जामात हैं कि इदारों का और उसके ऊपर जो है वो जो देखें दबाव बड़ा होता है, जो सोशल मीडिया का प्रेशर है उसको सस्टेन करना, जज क्या एक आम आदमी सब पे बिल्कुल बराबर है। हर तरफ से प्रेशर आ रहे, तो हर तरफ तो से है, जज को तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जज तो ओथ ही इस चीज़ का लेता है कि मैं जो इस मनसब पे जब होऊंगा तो किसी दबाव और प्रेशर के बगैर, फ्री एंड फेयर के बगैर फैसला करूंगा। हाँ। तो ये तो हलफ का हिस्सा है। ये भी फरमा दें कि ये जो खान साहब को अंदर से इल्ज़ाम लगाया शर्जील इनाम मेमन साहब ने कि वो लिख भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसकी भी इजाज़त होती है? क्योंकि आप तो लॉयर हैं, आपको पता होगा कि कैदियों के साथ क्या हो गया। एक पलविशा ने कंपैरिजन दिया है, आप बताइए। वैसे तो जेल की 2 किस्में हैं, एक छोटी जेल है, एक बड़ी जेल है। छोटी जेल वो है जिसमें खान साहब आजकल हैं, और बड़ी जेल वो है जिसमें आजकल हम आप सब रह रहे हैं। ये अच्छा कहा। और जेल के जो तकाजे हैं हाँ। वो ये हैं कि वो नॉर्मल जो हालात होते हैं उससे हट के जिंदगी होती है जेल की, मगर वहाँ पे, और जेल की अपनी लाइफ है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई सवाल भेजूं मैं खान साहब को तो मुझे जवाब मिल जाएगा? देखिए, वैसे मैंने आपसे पूछा। देखिए, आपके अगर तो खास हैं और आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि आप, किससे ग्रीन सिग्नल मिलेगा? खान साहब की तरफ से। कोई भी मुलाकात खान साहब की मर्जी के बगैर नहीं होती। हाँ। मुलाकाती चाहेगा, अदालत की इजाजत लेके जाएगा, अगर वो इनकार कर देंगे वो नहीं। ये कानून कहता है, कानून भी, और जो इस वक्त के सर्कमस्टांसेस हैं वो इतनी मुलाकातें। आप कानून क्या कहता है वो बताइए। कानून ये कहता है कि मुलाकातों का बाकी जो आम लोग हैं उनका स्केड्यूल देख लें, हफ्ते में 1 दफ़ा उनकी फैमिली मिलती है, उनके जो तो खान साहब को भी 1 दफ़ा नहीं मिलती है, 1 ही दफ़ा मिलती? नहीं, खान साहब के साथ तो रोज़ ही मुलाकातें हो रही होती हैं। आप रोज़ देखें कितने लीडरान जो हैं वो खान साहब को रोज़ाना की बुनियाद पे मिलते हैं और वहाँ से वो उनकी जो है वो ओपिनियन और उनकी गाइडेंस लेके आके बाहर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं खुरम साहब को शामिल कर लूँ। जी, आप क्विकली कर दे। खुरम साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपने जवाब सोचना है। आपकी हुकूमत सहूलतकारी कर रही है या कोई और कर रहा है, ये इस पर मैंने पूछना है आपसे। जी, पर्चा मैंने आउट किया है। एक तो ये जी कि मुझे नहीं पता ये खान साहब से रोज़ किन की मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक तो 1-2 दिन ही हो रही हैं। हाँ। मेरे ख्याल में रोज़ होती हैं। हाँ। खान साहब फ्री होते, टीवी बता, इंसाफ मिलता अगर वो अपने प्लेटलेट्स कम करने पे आमादा होते, जो कि वो क्लियरली नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मुलाकातें तो वैसे होती हैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा, तो 1-2 बार होती हैं, और मेरे ख्याल में माजी में ट्यूसडेज और थर्सडेज को शायद, जिसमें आई थिंक पार्टी के रेप्स की थर्सडे को होती है। तो देखिए, यहाँ पे इंसाफ का काम नहीं चल रहा। ये प्रेजेंट करना कि खान साहब को कोई बड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, ये आज अदालत में हाल देख के दिस इज़ सरप्राइजिंग। दूसरी चीज़, मुझे शर्जील मेमन साहब की गुफ्तगू सुन के हंसी हुई कि इस पर तो इमीडिएटली कोई इंक्वायरी कॉल करनी चाहिए। पूरे मुल्क में ट्विटर बंद है और खान साहब के पास अडियाला जेल में है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। साहब, ये वैसे ये सवाल जो है ये वैलिड है, 2 तरह की बातें इस पे होती है। लेकिन एक लास्ट चीज़ देखें, जब आप आवाज़ बंद करते हैं कहीं ना कहीं से आवाज़ निकलती है। ये बात पाशा साहब की ठीक है कि खान साहब शायद जेल के अंदर ज़्यादा आज़ादी से बोल रहे हैं कंपेयर टू 25 करोड़ पाकिस्तानियों को जो बाहर इजाज़त है। लेकिन ऐसे ख़त मार्टिन लूथर किंग ने भी जेल से निकाले थे और वो आज टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा है। वो मेरा ख्याल है उस वक्त उन्होंने वो तहरीर करने की इजाज़त है, देने की नहीं, वो भी उन्होंने स्मगल करके पेपर्स बाहर निकाले। तो ये स्मगल तो नहीं हो रहे ना? नहीं, ये तो आई थिंक आई अस्यूम कि मुलाकात में किसी ने पूछा। हुकूमत तो आपकी है ना खुरम साहब? नहीं,
मरियम नवाज पुलिस की वर्दी में भी अच्छा, शायद जी, मैंने तो तफसीली जवाब देना था, लेकिन मैं सख्ते में आ गया हूं जब मार्टिन लूथर किंग को इन्होंने इन्वोक कर लिया। मार्टिन लूथर किंग ने और उसकी जमात ने कभी रियासती इदारों को आग नहीं लगाई थी जनाब आली। वो तो पुरअमन जो जद्दोजहद है उसका एक इस्तारा है। तो आप तो आग लगा चुके हैं, आप बंदे मार चुके हैं, आपने आज तशद्दुद किया है। तो मेरी गुजारिश है कि इतनी पाकी दमाग की हकायत ना बढ़ाएं। दूसरा ये कि पाकिस्तान में इस वक्त 1,366 कैदी हैं, जिसमें से सिर्फ एक को इजाजत है कि वो रोजाना मुलाकात भी करते हैं, जो बैरूनी साहबियों को इंटरव्यू भी देते कौन हैं। इजाजत दे रहा है? नहीं, हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज साहिबा जी पंजाब की वजीर आला बता दूं कि बड़ा वाज़ेह है। नहीं, देखिए, जो दाई थे, दो नहीं एक पाकिस्तान, वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा मरात एंजॉय कर रहे हैं। वो जनाब मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनको कस्टम खाना भी रोजाना मिल रहा है, उनके पास 9 सेल्स आपकी नजर से ये गुजरा होगा उनका इंटरव्यू खुर्रम साहब, उसमें उन्होंने कहा है मुझे डेथ सेल में रखा गया है, ये उन्होंने कहा है अपना जो मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया है। एक्सरसाइज बाइक डेथ सेल में पता नहीं कैसे पहुंच गई है, मैं भी जानना चाहूंगा। लेकिन सवाल ये है कि ये अगर अडयाला जेल में है तो हुकूमत पंजाब, और मैं यहाँ बड़ा वाज़ेह तौर पे अब चूंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मुझ में भी ये तजस्सुस है कि ये सब मामलात ये कैसे हो रहे, क्या हो रहा है अडयाला जेल में, क्योंकि एक शख्स जिसके ऊपर इतने संजीदा इल्जामात हैं और अदालतों में उसको सजा भी हो चुकी है, वो अगर बैरूनी सहाफियों को इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं, चाहे वो हुकूमत की मर्जी से या हुकूमत की मर्जी से बचकर सहूलतकारी तो हो रही है, वो अदालतों में भी हो रही है, वो जेलों में भी हो रही है। और ये बड़ा संजीदा मामला है कि जनाब अगर आप 1971 का इस्तारा इस्तेमाल करते हैं और बाद में फिर उससे पीछे हटते हैं, तो फिर जब आप इस्तारा इस्तेमाल करेंगे तो मैं भी खुलकर ये कहूंगा कि पीटीआई मुक्ति बानी का किरदार अदा कर रही है। वो फौरन हुकूमतों के एजेंडे पर अमल करते हुए पाकिस्तान को सवाल उठा रहे सर, आप अपनी हुकूमत पे सवाल उठा रहे हैं सहूलतकारी का, या आप इस्टेब्लिशमेंट उठा रहे हैं, या आप अदलिया पे उठा रहे हैं? ये तो आप यानी हुकूमत खुद जो है वो सवाल कर रही है। जी नहीं, मैं जिसका मैंने कहा कि अब आज के दिन मैं चूंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, हुकूमती जमात का जरूर जमात के हैं आप, हाँ, उस जमात का मौकफ ठीक है, जमात का मौकफ मैं रोजाना आपके पास आकर पेश करता हूं। लेकिन ये सवाल कि ये किस तरह इतनी सहूलतकारी, बैरूनी इंटरव्यूज की, खानों की, एक्सरसाइज मशीन की, 9 सेल्स की, बेशुमार मुशक्कती उनको हासिल है। मैं फिर ये सवाल करूंगा कि ये हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि 1,366 पाकिस्तान में कैदियों में सिर्फ एक को ये सहूलतें कैसे हासिल हैं। और ये वो शख्स है जो कहता था नहीं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। तो सबसे बड़ा दूसरा पाकिस्तान तो इस वक्त अडयाला जेल में हमें नजर आ रहा है। और दूसरा ये कि ये बड़ी सीरियस एनालॉजी है 1971 की। 1971 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ था और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसा मैंने कहा, जब आप ये सवाल उठेगा कि आज का जो है वो क्या कोई ये सवाल तो नवाज शरीफ साहब भी उठाते रहे हैं, ये सवाल पीपल्स पार्टी भी उठाती रही है। ये क्यों पलवेशा, ये सवाल तो पहले भी उठते रहे 71 के मामले के ऊपर। अगर खान साहब ने भी तो उठा ही दिया, खैर उन्होंने मौजूदा अस्करी क़यादत को टैग कर दिया उसके अंदर, लेकिन ये सवाल तो उठते रहे। देखिए, सवाल तो बहुत उठते रहे हैं। सवाल तो वो ओसामा बिन लादेन का भी उठता रहा है, सवाल तो बहुत सारे उठते रहे हैं और उठने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम किसी को उस जमाने के हालात के लिए आज किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, ना वो किरदार जो हैं जो जमाने में शायद जिम्मेदार थे वो आज जिंदा भी नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको जिस नजर से देखा जा रहा है वो इश्तियाल में इजाफा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये बात है, बहुत दिलचस्प बात है कि ट्विटर हैंडल किसके पास है। देखिए, जहां तक हमारी क़यादतें हैं जैसे PMLN की या पीपल्स पार्टी की, अब कुछ सालों तो ये ट्विटर बड़ा मतलब चलता है और हमारी जो चेयरमैन साहब हैं वो इस पे इज़हार राय करते हैं। लेकिन उससे पहले जरदारी साहब
या मोहतरमा वगैरह, तो ये उनके पास ये सहूलत हासिल नहीं, आज तक भी वो नहीं इसको इस्तेमाल करते जरिए को। लेकिन ये ट्विटर हैंडल किसके पास है? देखिए जमात के जो इनके चेयरमैन हैं गौहर खान साहब, उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है। तो फिर ये बड़ा सवालिया निशान है कि ये कहाँ से चल रहा है। क्या मैंने हैसुल जमात ये इसको मतलब ये समझते हैं कि हैक हो गया है किसी ऐसे नहीं वो है, हाँ हैक होने का तो कोई अभी तक किसी ने कोई तरदीद नहीं की है, कंटेंट से भी इनकार नहीं किया उन्होंने। देखिए फिर तो देखिए मैं आपको यही कह रही थी, डेथ सेल जो इमरान खान साहब ने कहा, डेथ सेल का ये मतलब तो नहीं कि उधर जाहिर है वो एक होता है कि एक डेथ सेल है जिसमें फांसी के कैदी को रखा जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो डेथ सेल से भी जो है जो बदतर हैं शायद। राना सनाउल्लाह साहब को भी डेथ जहाँ तक मुझे याद है रखा गया, जरदारी साहब को कई साल ऐसे सेल में रखा गया जहाँ वो टांगे अपनी स्ट्रेच नहीं कर सकते थे और वो उसकी वजह से उनकी कमर में जो आज तक उनको तकलीफ है वो उधर ही से उनको जो है वो डेवलप हुई। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, फरियाल तालपुर साहिबा को इसी तरह ले जाया गया, फिर वो मैं ब्रेक लेनी है, मुझे तैमूर साहब ने जवाब देना है और जवाब उनका बनता भी है पलवेशा, लेकिन ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरन बाद मैं इसके ऊपर भी आऊँगी और ये भी हमने सवाल उठाना है कि फिर ये जो अदालतों के मामलात हैं ये किस तरफ जाएंगे और क्या क्या खदशात हैं, और इस वक्त ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। झगड़ा साहब, आपकी पार्टी इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसका बोझ उठा पाएगी? अगर नहीं उठा पाएगी तो इसी तरह से वो वजाहतें देंगे और खान साहब जो हैं वो डेली बुनियादों के ऊपर इसी तरह के स्टेटमेंट्स देंगे? देखिए मेरी जो है वो तजवीज़ एक्चुअली यही है, एक आइन है हमारे पास, ये कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। वी नीड टू फाइंड अ वे टू गेट बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उस पे माजी में जाना है, जितना माजी में जाना है वो जाए। वो ऑफर भी हुई, ऑब्वियसली वो एक रेटरिक था, वरना वो ऑफर ली जाती। फिलहाल लोग जो भी कहें और जितनी भी टीवी प्रोग्राम्स पे हम बैलेंसिंग कर दें, पाकिस्तान के अवाम के ख्याल में इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। अब यही एक मसला ले लें। आई हैव ट्राइड टू टॉक वेरी केयरफुली अबाउट दिस 1971 कंट्रोवर्सी, बिकॉज जैसे आपने कहा ऐसे टाइम में जज्बात इन्फ्लेम्ड हैं, लेकिन 1971 से लेसन्स तो जो है वो हमें सीखने चाहिए। लेकिन आपने खुद का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सियासत में खास करके टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, ये तो आप तस्लीम करें। जी हाँ। बिल्कुल मैं तस्लीम कर रहा हूं। बंगबंधु was not a rebel but was made into one. नवाज शरीफ, पेट्रियट शेख मुजीब was forced to rebel. ये सवाल नहीं है सर, जनवरी 10, मैंने ये सवाल पूछा दोनों से नहीं मैं सर, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जिसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं, आप मौजूदा अस्करी क़यादत का उसके अंदर लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान forced Bengalis to be separated, किसकी तरफ इशारा है? शरीफ says his political cornering सिमिलर टू शेख मुजीब और रहमान। अब ये जरा खुरम साहब से पूछ ले, मुझे लगता है वो प्लेटलेट्स की बात थोड़ी इमोशनली ले गए कि ये शरीफ साहब ने जो 6 साल पहले कहा था, नहीं वो तो क्या उनके बहुत सारे लोग कहते हैं, मगर ये बताइए मौजूदा अस्करी क़यादत के साथ कंपैरिजन जनरल याया का जनरल अयूब को भुला के, जनरल अयूब को आप इसका मतलब है कि निकाल रहे हैं अपनी फहरिस्त से, आप हिस्ट्री चेंज कर रहे हैं, निकाल दिया आपने, और मौजूदा अस्करी क़यादत उस वक्त थी जिसको क्या ब्लेम कर रहे हैं? सॉरी, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। एनी मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उमर खान मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, और ऑब्वियसली ये नहीं कि कोई भी मिलिट्री रूलर के बहुत अच्छे ताल्लुक है, अयूब खान साहब ने भी काम किए हैं, बिल्कुल अयूब खान साहब की तस्वीरें ट्रकों पे लगी होती थी, बट
मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड। इसमें क्या बात छुपाने की? बिल्कुल इसको अच्छी बात है आपने नहीं दी, मगर खुर्रम साहब सियासतदानों पे भरोसा क्यों उठता है? हाँ। अभी कह रहे हैं ये मुक्ति बाहिनी है, हाँ। यहाँ पे ठीक है गद्दार का लेबल लगा दिया। अभी इनके अपने लीडर के मैंने 4 बयानात सुना दिए जो बांग्लादेश के न्यूज़पेपर्स खुर्रम साहब आप इसका जवाब दें, बिल्कुल आप जवाब दीजिए। जी मैं एक बड़ी दिलचस्प पोजीशन में हूँ जिसमें मैं अपने भाई से मुत्तफिक हूँ। मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, वो गैर आईनी है। हमें पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर लेके चलना है। लेकिन इस वक्त हमने जो आज गुफ्तगू की है, हम सबके पास जवाब बहुत है, सवाल भूल गया है कि सवाल क्या है जिसका हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये है कि एक जमात मुस्तकिल आज की नहीं 2014 से तशद्दुद के रास्ते पर अमल पैरा, वो चाहे 2014 के धरने के दौरान पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा था, सैकड़ों इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद था, चाहे वो पार्लियामान का जंगला गिराना था, वहां से शुरू हुए। फिर अक्टूबर 2016 को नहीं भूलना चाहिए जिसमें ये मुसल्ला होकर जत्था बनकर इस्लामाबाद पर हमलावर हुए थे और हमने इनको अटक पुल से पसपा किया था। फिर 25 मई भी हमें याद है 2022, और अब 9 मई 2023 भी याद है। आज का वाकया भी याद कर लें, जब बानी पीटीआई अदालतों में पेश होते थे उस वक्त एक दफा नहीं दर्जनों दफा तशद्दुद हुआ। जमान पार्क में पुलिस पर जिस तरह पेट्रोल बम फेंके गए, उनकी गाड़ियों को नहर में डुबोया गया। तो लिहाजा एक जमात का एक फाशिस्ट रिकॉर्ड है, मौजूद है कि वो जब भी उनके ऊपर जरा सा दबाव आता है या वो दबाव डालना चाहते हैं, वो तशद्दुद करते हैं या तशद्दुद की धमकी देते 9 मई की बात नहीं करी, मगर अगर उनका मैंडेट चोरी होगा सर, देखिए ना आप मुकम्मल करने वो वेंटिलेशन की बात है। फरमाया, हाँ आरिफ अलवी साहब ने फरमाया है कि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ रहा है और वो फट भी सकता है। इसका क्या मतलब है? या खैबर पख्तूनख्वा के मोहतरम वजीर आला जो हैं वो रोजाना धमकियां देते हैं कि और उनके पीछे क्या है? तशद्दुद की धमकी। वो तो आज भी उन्होंने कहा कि हमें कोई रोके फिर हम आएंगे, और फिर मेरी जो यूज की है वो मैं तो नेशनल टीवी पे नहीं बोल सकती जो मेरे भाई तैमूर जैसे मेरे भाई तैमूर जैसे जो बारिक नजर लोग हैं वो अपनी जमात को इस तशद्दुद की धमकियों से पीछे हटाएंगे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि हमें जो है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक दूसरे के साथ रहना है। खुर्रम साहब अगेन आप हुकूमत में नहीं मगर आपकी जमात हुकूमत में, मुझे ये बताइए जो वकील साहब मुबैना तौर पर आज जिन्होंने अदालत के अंदर हमला किया वो क्यों पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? जी ये तो ये जो तफसील है वो तो आईजी इस्लामाबाद बेहतर बता सकते हैं कि हर हमला जो है वो जो तसव्वुर होता है कि शायद पता नहीं किसने करवाया है। इशू यही है कि एक फिर आप माने सर आपकी हुकूमत कोई, आप अपनी हुकूमत की नाअहलियत भी फिर माने, माजरत के साथ आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पे भी सवाल उठाएं। हमारी हुकूमत की मुस्तादी के ऊपर सवालात हैं, क्योंकि एक चीज जो मैं बहुत तशद्दुद से एडवोकेट कर रहा हूँ वो ये है कि 9 मई के जो तो मुल्ज़िमान है जिन पर तो सबूत शवाहिद है उनको सजा फौरी दे, और जिनके खिलाफ सबूत नहीं है उनको फौरी रिहा करें, क्योंकि पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर उनके ऊपर कोई सबूत नहीं है तो उनको रिहा होकर अपने खानदानों के पास इससे पहले कि पलविशा के पास जाऊं, बिल्कुल मगर इसका आपका कम से कम खुर्रम साहब ने अपने हसन पाशा साहब तस्लीम तो किया कि जिस तेजी के साथ मामलात होने चाहिए थे 9 मई के वो नहीं हुए। किसको कसूरवार आप ठहराएंगे? ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हो रहा है, बेगुनाह लोग अंदर हैं, वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, ये क्योस तो बढ़ता चला जाएगा। देखें चालान हुकूमती एजेंसी जो है जिसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहते हैं पुलिस, उसने पेश करना होता है अदालत में, और चालान जब पेश होता है तो फिर अदालत ट्रायल के लिए जाती है, एविडेंस कलेक्ट रिकॉर्ड करती है और फिर सज़ा जज़ा का फ़ैसला होता है। अब आप देखें कि ATA कोर्ट्स में जो कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ शहरों में कायम हैं, वहाँ पे इन्होंने चालान कब पेश किए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ट्रायल जो है वो शुरू हुआ, और ट्रायल अगर सुस्त रवि का शिकार है तो ये जिम्मेदारी उस जज साहब की है, ATA की। वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अंदर है इसलिए नहीं हो रहा वो। नहीं और प्रोसिक्यूशन के ऊपर तो बहुत सारे सवालात हैं। 102 बंदे जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल है वो सेपरेट है,
कुछ ऐसे भी मुल्ज़मान हैं जिनके ट्रायल ATA कोर्ट्स में हो रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनका ट्रायल तो ख़त्म होना चाहिए। और एंटी टेररिज्म एक्ट में बाकायदा एक टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है कि इतने अरसे के अंदर अंदर आपने केस का फैसला करना है। और ATA जज साहिबान जो होते हैं उनको आम जजेस से ज़्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दी जाती हैं कि इनको ऐसा माहौल दिया जाए कि वो बड़े आराम तो और इसका मतलब है आप तस्लीम कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, वो ये हो या वो 190 मिलियन केस वाला पाउंड केस वाला मामला हो जिसमें मलिक रियाज साहब इन्वॉल्व हैं, आप समझ रहे हैं कि सारे पे प्रोसिक्यूशन ठीक हो रही है? ये भी हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन का भी हाँ, ये भी हो सकता है कि केस कम, ये तो इन्होंने साबित, यानी प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है ना। केस कमजोर होने की इनकी एक विलफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन जब तक एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद फैसला नहीं होता उसको हम कमजोर या मजबूत नहीं कह सकते। आप देखें कि तो फिर जमानतें कैसे मिल रही है? मैं आपको जमानतें कैसे मिल रही का नोट मैं आया आपको बताता हूं, मैं आपको नोट सर सारी जब जिंदगी बेल देते हुए जजमेंट में वो भी मैं आपको बताऊं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की उन्होंने कर दिया, लेकिन इतना लंबा फैसला कभी बेल पे होता नहीं है। बेल पे फैसला ऐसा आना चाहिए कि जिससे जो ट्रायल है उस पे कोई हर्फ ना आए और एम्फेसिस ना ड्रॉ करे ट्रायल कोर्ट, क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ जाती है जो कि प्रेजुडिस करती है केस को आइदर वे दोनों साइड पे, तो वो मुनासिब नहीं है। तो फैसला तो आ गया ना, वो यास्मीन राशिद का तो फैसला ही नहीं आया। लेकिन पलविशा, इसका तो मतलब ये है कि फिर रिलीफ अदालतों की तरफ से मिले या केस कमज़ोर हो, या तो बेनिफिशरी हर सूरत में, इवन टकराव भी जो है अदलिया का इस्टेब्लिशमेंट का बेनिफिशरी पीपल्स PTI है। फिर क्यों सारी सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ PTI को इसका वो समझती हैं कि वो जिम्मेदार है इस टकराव की? नहीं, देखिए बात यह है कि इसमें तीन जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। एक सियासी जो हुकूमत है, एक PTI है और तीसरी इस्टेब्लिशमेंट है। और दो स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ के अगर बात कर भी लें तो वो बात मायने खेज नहीं होगी। लिहाजा तीनों स्टेक होल्डर्स का इस पर मुत्तफिक होना, अगर तो कोई दर्जा हरारत, जो मुझे तो नहीं लगता, जो हकीकत नजर आती है सामने, वो ये है कि दर्जा हरारत कोई कम नहीं होने जा रहा और ना कम होने का कोई दूर दूर तक इम्कान भी नजर आ रहा है। ना कोई ऐसे शवाहिद है जिसकी बुनियाद पे हम कहें कि कल को ये मामला जो है ये अच्छी तरफ जाता नजर आ रहा है। लेकिन बात यह है कि तीनों स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठेंगे, तीनों पार्टीज, तो ये बात जो है कहीं जिसे कहते हैं रिकंसिलिएशन की तरफ जाएगी। लेकिन वो वाला माहौल तो आसमान नहीं है, आपको नजर आ रहा है कि वो माहौल नहीं है। और ये जहाँ तक सवाल है कि ये क्यों हुआ, किस तरह से ये अंदर से जेल से जाती, बहुत से मामलों में झगड़ा साहब भी ठीक कहते हैं और खुर्रम दस्तगीर साहब भी कहते हैं। तो फिर हमें हुकूमती जो भी वजीर है मुतलका, वो बताएंगे कि क्यों ये मामला जो है इतने, कौन सहूलतकारी कर रहा है। आया जो हमें इल्जाम लगाते हैं, क्या ये फ्लूक से हो जाती है, तुक्का लग जाता है, मैं आज गई मुझे दो सवालों के जवाब दे दिए, कल कोई और गया उसको दे दिए, या ये कोई एक प्लान्ड तरीके से कोई मदद कर रहा है? दोनों में से एक बात है। और इतने हाई प्रोफाइल कैदी के लिए तो बहुत सारे मामलात से गुजर के ही जाना पड़ता है। लिहाजा दाल में कहाँ काला है मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर हम देखें एक सियासी वर्कर के तौर पर तो कोई ना कोई तो है कहीं ना कहीं जो कि बहुत हद तक फैसिलिटेशन कर रहा है। मेरा अपना जाती तज्जिया है, मेरे पास कोई शवाहिद तो नहीं है, लेकिन हमारे तज्जिए जो है वो हकीकत के करीब ही होते हैं। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में कोई ना कोई ऐसा हाथ जरूर है जो कि PTI के साथ है। और कैदी नंबर 804 को बहुत से मामलात में ऐसी ये बड़े बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं जो आप सब उठा रहे हैं, मगर दिलचस्प बात ये कि अदालत भी सवाल उठा रही है, दिलचस्प बात ये कि PTI भी सवाल उठा रही है, दिलचस्प बात ये कि हुकूमत भी सवाल उठा रही है, सियासी लोग भी सवाल उठा रहे हैं। मतलब हर तरफ सवाल ही है, जवाब कहीं नहीं है। पलविशा, असल मसला ये है कि जवाब किसके पास है? सवाल है, सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं और सवालों का जवाब कोई नजर नहीं आता और रोजाना के हिसाब से सवाल बढ़ते ही जाते हैं। तो लिहाजा आप देखिए, ये तो एक मेरे और आपके हाथ से तो मामला जो है बाहर है, लेकिन इस पर तो कोई ताकतवर अनासर बैठकर
सबको एक साथ बिठा सकते हैं, या जाहिर है कोई फैसला अगर इस पे करना है तो वो तो पीटीआई को भी फैसला करना होगा कि दर्जा हरारत बढ़ाना उनके हक में है या उसको घटाना। मुझे तो उनकी तरफ से जो नजर आ रहा है मुझे शायद में नहीं लगते कि वो टकराव ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, टकराव ही है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद ये टकराव, ये महाजराई क्या नतीजा निकाल सकती है। अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट अपनी इख्तियार की जो उनकी जो रिट है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है, वो चैलेंज हुई भी है, और इसी तरह से अदलिया जो है उनकी रिट को भी चैलेंज किया गया है और हुई भी है। तो इस महाजराई में क्या निकल सकता है, खुदा न खास्ता, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये हसन पाशा साहब, ये जो हम खिंचाव और खींचातानी की बात कर रहे हैं इस वक्त हो रही है, महाजराई है, टकराव है, इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्यों दोनों इदारे यानी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई ब्रिज नहीं बन सकता बातचीत के लिए? देखिए जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी आपकी मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने भी बात की कि ताकतवर लोग जो हैं वो बिठाएं, सबको बिठाएं तो तभी हल है। पीटीआई की तरफ देखें तो वो भी कहते हैं जी हमने किसी और से बात नहीं करनी है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है। वो भी ताकतवर इदारे की तरफ देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो 25 करोड़ आवाम की ताकत पे इन्हिसार करने वाले क्यों ताकतवर लोगों की तरफ देख रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं फैसले करते? क्या वो पार्लियामेंट की तरफ देख के आपको लगता है? मैं कहता हूँ ये मेरी और आपकी ख्वाहिश है, मैं कहता हूँ कि देखिए, एक लिहाज से आप पार्लियामान को डिसोन करते हैं। आप कहते हैं जी ये फॉर्म 47 वाली पार्लियामान है, हम इसको नहीं मानते। लेकिन जब आपके सेक्रेटेरिएट पे हमला होता है तो आप सबसे पहले तरीके इस्तकाक पार्लियामान में पेश करते हैं। जब रऊफ हसन साहब पे हमला होता है तो आप वहाँ पे रेजोल्यूशन मूव करते हैं। ये नहीं कहने का मकसद ये है कि जब आप पे कोई आफत आती है, हाँ, फिर पार्लियामान आपको याद आ जाती है। ये खुर्रम साहब, ये तो सर हुकूमतों का इंतजामिया का काम है ना, हाँ, हुकूमत को चाहिए स्टेप फॉरवर्ड करे। हाँ, वो उसके पास ताकत है, वो आगे बढ़े, वो कहे जी आए बैठे, और इनको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, हमने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की महाजराई जो है ये तकरीबन पहली बार देखी, वरना तो ये साथ साथ ही चलते रहे हमेशा से, एक दूसरे को सेकंड ही करते रहे। अब इस टकराव का खुदा न खास्ता कोई और सूरत निकल सकती है खुर्रम साहब? नहीं, मेरी तवक्को है कि ये मामला हल होगा और अदलिया को आपस में बैठना है, क्योंकि ये जो तजर्बा इमरानी की एक जहरीली मीरास है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे तकसीम हो चुके हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अदलिया है। आप ब्यूरोक्रेसी का जिक्र कम होता है, उसके अंदर भी एक बड़ी गहरी डिवाइड मौजूद है। तो लिहाजा उस डिवाइड को करने के लिए पहले तो इदारों ने अपने अंदर सारी मैनेजमेंट करनी है, लेकिन ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, ये बात आज समझ आए, अगले महीने या अगले साल पाकिस्तान के मसाइल का हल मुंतखब पार्लियामान में ही है। नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि वही बात करनी है, क्योंकि बात देखिए जो मुज़ाकरात हैं, पार्लियामान जो मुज़ाकरात हैं, वो किसी एक शख्स की रिहाई की सौदेबाजी पर नहीं होने, वो मिसाके जमहूरियत पर होने हैं, वो मिसाके मुइशत पर होने हैं, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल एक शख्स की रिहाई पर नहीं है, और आपकी रेड लाइन वो है। बिल्कुल एक शख्स की रिहाई पे नहीं है। पाशा साहब ने कहा है कि जनाब पार्लियामान में आकर 25 करोड़ अवाम है, उनके मसाइल के हल के बारे में सोचें, और अगर ये उनके मसाइल के हल में ठीक है, लेकिन वो ये आप जवाब दे दें कि फिर किस चीज का इंतजार और कब तक इंतजार किया जाए? देखें, जो इदारों के दरमियान टेंशन होती है ना, वो एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का हिस्सा है। ऐसी टेंशन नहीं जो आज है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। क्या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में एक टेंशन होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में एक टेंशन होनी चाहिए? होनी चाहिए।
एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये इदारे बने इसलिए हैं सारे कि एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखें। आप बिल्कुल, अच्छा चूंकि बिल्कुल सेकंड्स है मेरे पास, तो मैंने पलवेशा से भी पूछना है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि टेंशन कोई बहुत बुरी चीज है, सारे जब यूनिसन में हो वो तभी हो सकता है जब मगर हमारे जैसा मुल्क कैसे मुतहम्मिल होगा? पलवेशा, आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है? देखिए, वो तो आपको और मुझे दोनों को पता है, उसको कहना मेरे लिए जरूरी नहीं। और हकायक पे बात करें तो बामानी गुफ्तगू होती है, बहुत सी चीजें चाहिए वो है नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि आप किस तरीके से इनको पार्लियामान में कोई लाकर बात करेंगे। जिस पार्लियामान को ये समझते हैं कि वो एक जो है धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में आई है, जिसको ये फॉर्म 47 की पार्लियामान कहते हैं, जिनको ये बार बार कह चुके हैं कि हम किसी सियासी जमात के साथ बात करने को तैयार नहीं है। ठीक, आप ये बताइए कि फिर किस तरीके से आप उनको, क्या आपके पास ऐसी ताकत है कि आप उन्हें पिस्तौल के, बंदूक के डंडे के जोर पे ला के बिठाएंगे? नहीं। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है यही बात है कि सब तरफ सवाल ही, तरफ एक सवाल की सूरत जो है वो गुफ्तगू ज़रूर हो रही है। जवाब जिनके पास है उन्हीं को आगे आना होगा, और वो किसके पास है, फैसला आपका।